नमस्कार साथियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल दुबे आईएएस अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे द्वारा है झारखंड हिस्ट्री की लेक्चर नंबर 2 प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप सभी जानते हो कि झारखंड में कोई भी एग्जाम होगा, यदि आपको उसमें कंप्लीट करना होगा, रिजल्ट आपको देना होगा, तो झारखंड का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। इसीलिए मैं आपके लिए एक स्वाभिमान बैच प्रारंभ किया हूं, जो स्वाभिमान बैच का ये 2nd क्लासेस है। आज का जो टॉपिक है झारखंड इतिहास के प्रमुख सोर्सेज, यानी एंशिएंट हिस्ट्री हम सभी ने स्टार्ट किया, तो एंशिएंट हिस्ट्री को पूरी तरह से एक कंप्लीट नॉलेज लेना होगा। तो निश्चित है कि झारखंड के इतिहास के सोर्सेज को भी देखना होगा कि कौन सा पुरातत्व किन किन स्थलों से मिला, आखिर पेंटिंग क्या होता है, इंस्क्रिप्शन के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो प्यारे मित्रों, यदि हमारी चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और ये लास्ट तक देखिएगा, जिससे इस टॉपिक से आने वाले क्वेश्चन एक भी छूटेगा नहीं। मैंने आपके लिए इस तरह से बेहतरीन तरीके से नोट्स रेडी किया ताकि कोई भी एग्जाम हो, जेपीएससी से लेकर है जेएसएससी सीजीएल हो या उत्पाद सिपाही हो, सब में आप इसको कर सको। क्योंकि इसी टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद मैं आपके सामने लाइव क्लासेस लेकर आऊंगा, टेस्ट सीरीज, जिससे टॉपिक पढ़िए, टेस्ट में इन्वॉल्व होइए और रिजल्ट के लिए अपने आप को 100% श्योर कीजिए। तो चलिए हम सभी अपने टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है झारखंड इतिहास के प्रमुख सोर्सेज। तो मैंने आपके है एक क्लासेस जो प्रोवाइड किया है, तो उसमें देखिएगा जैसे एंशिएंट हिस्ट्री, झारखंड का एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट किए हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री में हिस्ट्री ऑफ झारखंड हम सभी स्टडी कर रहे हैं। तो झारखंड के इतिहास के प्रमुख सोर्सेज हो गया, ओके, यानी स्रोत हो गया, पुरातात्विक स्रोत हो गया, उपकरण औजार हो गया, अभिलेख एवं शिलालेख हो गया, चित्रकला हो गया, स्थापत्य एवं मूर्ति कला हो गया और साहित्यिक सोर्सेस हो गए। इसमें से कई टॉपिक्स हम सभी स्टडी कर चुके, यहां से लेकर है लगभग ये 3 टॉपिक स्टडी किए हुए, यानी लेक्चर नंबर 1 में आप इसको है कंप्लीट देखिएगा। जिससे कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप वहां पर मैसेज कीजिएगा, मैं आपके लिए और उस क्वेश्चन का आंसर आपको प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए हम सभी आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अभिलेख एवं शिलालेख। ओके, यहां से हमारी क्लासेस प्रारंभ होती है आज का सेशन में। तो अभिलेख के बारे में, जो अभिलेख और रिकॉर्ड एंड इंस्क्रिप्शन की बात मैं कर रहा हूं। तो अभिलेख का मतलब क्या होता है, शिलालेख का मतलब क्या होता है? शिला का मतलब होता है पत्थर, स्टोन, यानी किसी भी राजाओं के द्वारा या जो उस समय के लोग मानव रहते थे उनके द्वारा किसी पत्थर पर जो चित्र अंकित किए गए थे उसी के ऊपर स्टडी किया जाता है, तो उसको शिलालेख कहा, यानी पत्थर के ऊपर लिखे गए लेख को शिलालेख कहा गया। तो हम लोगों ने जैसे स्टार्ट किए हैं, तो एक कहा जा सकता है अभिलेख। भारत में सर्वप्रथम अभिलेख जारी करने वाले एक राजा हैं, जो कहा जाता है कि महान सम्राट है अशोक। अशोक ने अभिलेख के माध्यम से जनता को संबोधित किया, अपनी बातें जनता को रखा कि किस प्रकार जनता को हमारा व्यवहार रखना चाहिए। ध्यान रखिएगा, उसी में 13वें शिलालेख आती है। वही 13वें शिलालेख है जिसमें है कलिंग युद्ध की चर्चा किया गया है। तो 13, तो अशोक के 13वें शिलालेख में 13 जो शिलालेख होता है उसमें आर्टिक क्षेत्र का जिक्र किया गया है। आर्टिक क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, और उसी आर्टिक क्षेत्र में से एक एरिया का जिक्र किया गया जिसको हम झारखंड कहते हैं। तो आर्टिक क्षेत्र का उल्लेख मिलता है जिसमें झारखंड के क्षेत्र का भी, झारखंड के क्षेत्र को भी शामिल किया गया। ओके, अब यहां से क्वेश्चन क्या राइज होता है कि झारखंड की जानकारी है अशोक के किस अभिलेख से मिलता है, तो 13वें शिलालेख। ओके, 13वें जो शिलालेख होता है ये 261 बीसी में, अशोक के शासन काल के 8वें वर्ष में जारी किया। कलिंग 8वें वर्ष में आपका कलिंग युद्ध हुआ था, ध्यान रखना। और वही कलिंग युद्ध की भी जानकारी कहां से मिलती है, 13वें शिलालेख से मिलती है। ओके, सेकंड होता है जैसे गुप्त का एक बहुत शक्तिशाली सम्राट थे जिनका नाम है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के द्वारा एक अभिलेख जारी किया गया जिसको कहा गया प्रयाग प्रशस्ति। ध्यान रखना, प्रयाग का, यानी जो आज का वर्तमान में है प्रयागराज है, इलाहाबाद है, मैं उसी की बातें करता हूं। तो यहां पर है
तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति यानी प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन के द्वारा जारी किया गया था और समुद्रगुप्त के बारे में काफी डिटेल्स यहां लिखा गया है, यानी समुद्रगुप्त की प्रशंसा करना। ध्यान रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किसकी प्रशंसा किया गया है? समुद्रगुप्त की। और किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप लिखोगे हरिसेन के द्वारा ये लिखा गया है। इस अभिलेख में झारखंड को जो मुरुंड देश के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, यानी ये समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से जाना गया है? मुरुंड के नाम से जाना गया। ओके, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट होता है हजारीबाग की इटखोरी। ध्यान रखना है, इटखोरी एक जगह है, आप चतरा जाओगे तो उसी रास्ते में आपको इटखोरी मिलता है। वहां पर महेंद्रपाल एक शासक थे, जो महेंद्रपाल का शिलालेख मिलता है, यानी उस शिलालेख के बारे में, उस शिलालेख से किस राजा के बारे में जानकारी होती है? तो आप कहोगे महेंद्रपाल हो गए, जो पाल वंश के शासक हो गए। फिर हो गया 13वीं सदी के, ध्यान रखें, 13वीं सदी के एक ताम्रपत्र अभिलेख में झारखंड शब्द का भी उल्लेख मिलता है। ओके, 13 जो सेंचुरी होता है उसमें, जैसे 13 सेंचुरी में भी आपको झारखंड वर्ड का मेंशन किया गया है। नेक्स्ट आपका होता है गोविंदपुर। ओके, गोविंदपुर में एक कवि गंगाधर है जिसका प्रस्तर अभिलेख मिलता है। ध्यान रखिए, ये सभी एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन आपका आ जाएगा कि महेंद्रपाल का अभिलेख, यानी महेंद्रपाल की जो अभिलेख की जानकारी होती है वो कहां से, किस प्लेस में मिलता है। तो आपको क्या आंसर देना है? हजारीबाग हो गया, हजारीबाग के इटखोरी प्लेस में। फिर ताम्रपत्र जो अभिलेख होता है वो 13वीं सदी का है, जिसमें झारखंड शब्द का भी चर्चा में लिया गया। ये इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। और ये भी आते, कवि गंगाधर का अभिलेख कहां पर मिला? तो ये कहोगे गोविंदपुर हो गया, जिसको प्रस्तर अभिलेख कहा गया। और पलामू, ध्यान रखिएगा, ये जो पलामू जो स्थल है वहां पर गढ़वालों के शिलालेख मिले हैं जो मान राजाओं से संबंधित हैं, यानी पलामू में जो अभिलेख मिला किस राजा से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा गढ़वाल राजा से संबंधित है। ध्यान रखना, एक बार इससे बाहर आपका एग्जाम में क्वेश्चन यही एराइज होगा, बशर्ते कि आपको करना है इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चले जाना कि किन किन सोर्सेज से हमें झारखंड के बारे में जानकारी मिलते। इस प्रकार आपने देखा कि अभिलेख और शिलालेख हो गए। नेक्स्ट टॉपिक आप देख रहे हैं, एक जगह आता है गुमला। गुमला के घाघरा प्रखंड में हापा मुनि मंदिर की भी जानकारी होती है। ओके, पलामू के पुराने किले में दाऊद खान द्वारा 1662 ईस्वी में यह मस्जिद बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, पलामू में जो मस्जिद है, ओके, वो कब बनाया गया है? 1662 ईस्वी में। किसके? दाऊद खान के द्वारा। और सन 1727 में रांची के बुडैया गांव से मंदिर के भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार अभिलेख और शिलालेख के माध्यम से झारखंड स्थल की जानकारी होती है। नेक्स्ट हम सभी स्टार्ट करते हैं, एक पेंटिंग हो जाएगा। देखिए, पेंटिंग में जो हम लोग पढ़ते हैं तो ध्यान रखें, पेंटिंग का मतलब होता है चित्रकला, यानी किसी भी, जैसे दीवार हो गया, वहां पर है चित्र इंडिकेट कर दिया, पेंटिंग बना दिया गया। हो सके 60-70 के वर्ष के बाद कोई पर्सन आते हैं और कहते हैं अरे इस दीवार वाल पर है, काफ़ी अच्छी पेंटिंग बनाया गया है, जो उस पेंटिंग किसी न किसी से संबंधित है। ओके, तो उससे जानकारी मिलती है कि उस समय के लोग किस प्रकार पेंटिंग का निर्माण करते थे। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो हजारीबाग के इसको गांव, ध्यान है, हजारीबाग के इसको गांव में पत्थर पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रकारी तथा पलामू जिले के भवनाथपुर में गुफा के अंदर आखेट चित्र के साक्ष्य प्राप्त हुए। जो एविडेंस मिला है ना, प्री हिस्टोरिकल टाइम पीरियड का, ध्यान करिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्री हिस्टोरिकल की बातें करते हैं, यानी स्टोन एज की बातें करते हैं, जब मानव है गुफा में रहते थे। ओके, तो उस टाइम का गुफा मिला, उस गुफा के अंदर क्या मिला? तो पेंटिंग मिला। तो पेंटिंग किस चीज का? जैसे देखिए, ये मैंने आपके सामने ये गुफा रखा, देख रहे हो ना, ये आपका हो गया। तो ये कब की है? तो प्रागैतिहासिक काल अर्थात प्री हिस्टोरिकल टाइम पीरियड की है। इसमें ये भी कहां मिला? पलामू जिला में, सॉरी, हजारीबाग के इसको गांव में मिला, तथा पलामू जिला के में भी आपको मिला हुआ। और यहां पर दिखाया गया है इस पेंटिंग में कि किस प्रकार, यहां देख रहे हो ना, यही गुफा के अंदर ये पेंटिंग बना हुआ है।
तो ये दिखाया गया हंटिंग यानी शिकार करते हुए दिखाया गया, और इस शिकार करते हुए दिखाया गया तो इससे लोगों ने अंदाजा लगाया इस गुफा का यूज यानी प्री हिस्टोरिकल टाइम में भी होता था, प्री हिस्ट्री में भी होता था, और इसके साथ है यहां पर है इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी इसका प्रयोग किया गया, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही चित्रात्मक कहा जाता है। उसमें चित्र के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से लोग अपनी बातें दूसरे के सामने प्रकट करते थे। तो ध्यान रखना है, यानी अब होता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन तो किस टाइम पीरियड का माना गया है, तो यहां देखिए उल्लेखनीय है कि झारखंड के रॉक पेंटिंग्स की तुलना सिंधु घाटी सभ्यता की पेंटिंग से की जा रही है। क्लियर हो जाएगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप लोग को ध्यान रखना है। तो पेंटिंग दो जगह, एक पलामू हो गया, एक हजारीबाग हो गया, और इससे इंडस वैली प्लस प्री हिस्ट्री के हिस्टोरिकल टाइम पीरियड में लोग कैसे किस गुफा में रहते उसकी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट हम सभी देखते हैं, अब यहां हो गया स्थापत्य और मूर्ति आर्किटेक्चर की बातें करते हैं। स्थापत्य यानी झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में विकसित समृद्धि, साक्षी संस्कृति और विरासत को दर्शाता है। ध्यान रखना, जैसे अब होता है झारखंड की जो कल्चर होता है, तो कल्चर कैसे जानकारी मिलेगा, आर्ट एंड कल्चर की बातें करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मंदिर बनाया गया, मंदिर का स्ट्रक्चर क्या होता है, मंदिर का डिजाइन क्या होता है, क्लियर, ये सभी जानकारी मिलती है। कौन सी शैली से बनाया गया है, तो ये झारखंड की संस्कृति को दर्शाने का काम करता है। उसी प्रकार पहला जो टॉपिक हम सभी यहाँ देख रहे हैं, तो आपके सामने दिखाई दे रहा है कि एक मंदिर जिसको जैन तीर्थंकर के लिए फेमस है, ओके, वो पारसनाथ पहाड़ी पर है। ये देख रहे हो ना, यही मंदिर है जो जैन तीर्थंकर, यहीं पर ये पारसनाथ की पहाड़ी है। तो तीर्थंकर यानी 23वें जो 23rd तीर्थंकर थे, उनका नाम था पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के द्वारा यहीं पर निर्वाण की प्राप्ति हुआ था। तो इन्हीं के निर्वाण का मतलब क्या होता है, मृत्यु, डेथ, यानी जैन धर्म में निर्वाण, महापरिनिर्वाण को ही डेथ कहा जाता है, मृत्यु कही जाती है। ओके, तो यहीं पर आपका है डेथ हुआ था, उन्हीं के नाम पर है इस पहाड़ी का नाम पड़ा, पारसनाथ की पहाड़ी पड़ा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये ध्यान रखना है। तो इससे क्या मालूम चलता है कि लोग, जैन धर्म के लोग झारखंड में आए और पूजा पाठ किए, मंदिर की स्थापना किए, और यहीं पर इनका डेथ भी होता, उसके कारण ये प्रसिद्धि है, जिसको टूरिस्ट प्लेस भी घोषित किया गया है। वहाँ काफ़ी लोग जाते हैं, घूमते हैं, ओके, आनंद लेते हैं, और उसके साथ साथ आप वहाँ की संस्कृति को समझ पाते हो कि जैन धर्म के लोग रहते कैसे हैं, उनका पूजा पाठ कैसे होता है, श्वेतांबर की बातें होती है, दिगंबर की बातें होती है, साक्ष्य अपने हैं देखते हो। ओके, और देखने से, घूमने से आपको अत्यधिक जानकारी होती है। यदि नहीं गए होगे तो एक बार जरूर जाकर आप देखिए। सेकंड होता है सिंहभूम की बाबूसराय। ध्यान रखिएगा, सिंहभूम के कौन सा, बाबूसराय से 7वीं 8वीं सदी के हिंदू देवी देवताओं का जैन तीर्थंकर की मूर्ति मिलती है। यानी सिंहभूम में भी आपको है जैन धर्म के हो गया और हिंदू देवी देवताओं का चित्र अंकित किया गया है, पेंटिंग, जिससे देखिए आप ये फिगर, ये दीवार पर आपका पेंटिंग स्थापित किया गया, पेंटिंग ड्रॉ किया गया। अब यहाँ पर क्या होता है, इससे मालूम क्या चलता है कि ये सभी देवी देवताओं का ये स्टैचू बनी हुई है। ओके, तो स्टैचू देखिए, स्टैचू द हिंदू किससे संबंधित है, हिंदू हो गया, और किससे संबंधित, जैन तीर्थंकर से संबंधित हो गया। ओके, ये आपको जानकारी मिलती है। नेक्स्ट हम सभी देखते हैं, देखिए अब होता है हजारीबाग के पालकालीन मूर्तियां। जैसे पालकालीन, पाल कौन थे, जैसे यहां पर हम लोग आते हैं तो इस प्रकार आप है एक इंडिया का मैप ड्रॉ करते हो, यहां पर आपको मिलेगा बंगाल, और बंगाल में ही आपका एक साम्राज्य था जिसको पाल वंश कहा गया। उसे पाल वंश जो गोपाल के द्वारा प्रारंभ किया गया था, और यही बंगाल आपका झारखंड से सटा हुआ है। और यहीं पर पालकालीन मूर्तियों की जानकारी कहाँ मिलती है, हजारीबाग के दुमा स्थल से मिलती है। अब देखिए ये पालकालीन जो मूर्तियां हो गया हजारीबाग से जो मिला, ये स्टैचू को आप सभी देख रहे होंगे, तो ये दीवार पर ये महात्मा बुद्ध से ये संबंधित होता है। यहाँ पर एक सन्यासी को दिखाया गया, यहाँ पर एक है देवी को दिखाया गया। तो इस प्रकार जानकारी क्या मिलती है कि पालकालीन में अत्यधिक है महात्मा बुद्ध और हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति अंकित की जाती थी। समझ गए? तो यहाँ से क्वेश्चन यदि अराइज होगा कि पालकालीन मूर्तियाँ झारखंड की किस प्लेस से मिलती है, तो आपको आंसर देना है हजारीबाग।
और उसी प्रकार चतरा, चतरा में जब हम लोग देख रहे हैं, यहां पर है चतरा के प्रतापपुर में मुगल कालीन किला, एक मुगल कालीन, वही मैं मुगल की बातें कर रहा हूं जो 1526 से लेकर है 1707 तक, ये जो मेडाइवल पीरियड में हम सभी स्टडी करते हैं, और एक 1700 सेकेंड टर्म में आपका होगा 1707 से 1857 तक, ये हो जाता है। सबसे अधिक इसी टाइम पीरियड के मुगल शासक फेमस थे। तो वही मुगल कालीन जो किला है ना, ये कुंपा किला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुंपा किला है, और कहां पर मिला है, चतरा। ये ध्यान रखना है मित्रों, इसको याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम क्लियर करना। देखिए अभी एग्जाम का फॉर्म आया नहीं है, लेकिन ये आ जाएगा, तो हो सके आपको समय ना मिले, धीरे धीरे। ये ऐसा नहीं कि हम लोग है एग्जाम को सोचते हुए काफ़ी पढ़ते जा रहे हैं लेकिन माइंड में क्लिक नहीं कर रहा है। ऐसी झारखंड को मैं जो भी इतिहास रहेगा, इस हिस्ट्री को स्टडी करो, फिगर के माध्यम से आपके सामने लेकर आया, और यही हो गया कुंपा किला। क्या हो गया, तो अब आप लोग सोचिएगा कुंपा किला कहां पर स्थित है, तो चतरा। पालकालीन मूर्तियां कहां से मिला, तो आपका आंसर हो जाएगा हजारीबाग से मिला। ओके, नेक्स्ट हम सभी देख रहे हैं, यहां पर हो गया लोहरदग्गा। लोहरदग्गा के हापा मुनि का महामाया मंदिर मिला है। ओके, ये लोहरदग्गा से ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये मंदिर का टेम्पल हो गया। ओके, ये खपड़ा ये सब कहा जाता है, उससे बनी हुई है ये आपका। तो महामाया मंदिर हपापुनी का कहाँ हो गया, लोहरदग्गा। फिर एक हो गया रजरप्पा का छिन्नमस्तिका मंदिर। देखिएगा ये रजरप्पा का जो छिन्नमस्तिका मंदिर है, जब इसके बारे में हम सभी स्टडी करते हैं तो क्या मालूम चलता है कि यहाँ पर एक ऐसी मंदिर है जो महाभारत काल से संबंधित है। तो हम लोग को ये अब ये आइडिया होता है, यानी महाभारत काल में भी इस तरह के मूर्ति यानी मंदिर का निर्माण किया जाता था। ओके, यानी हम लोग इस समय में यानी 2023 में है, लेकिन कल्पना जब इमेजिंग करते हैं तो महाभारत कालीन की जब करते हैं तो ये होता है कि इस समय के लोग भी इस तरह की मूर्तियां उस समय बनाते थे। क्लियर, तो यही रजरप्पा मंदिर जो मां छिन्नमस्तिका मंदिर के नाम से फेमस है। ओके, चलिए अब हम लोग रजरप्पा का छिन्नमस्तिका मंदिर के बारे में आप लोगों ने देखा। फिर दोईसा में स्थित मंदिर और राजप्रसाद हो गया, पलामू का किला हो गया, ये सभी क्या होता है, इंपॉर्टेंट सेक्शन में एराइज होता है। नेक्स्ट है हम लोग यहाँ पर है, अब आपका है एक पलामू का किला। तो ये देख रहे हो ना, ये पलामू का किला है। अब सोचिएगा ये कब का बनाया हुआ है। यदि झारखंड सरकार चाहती तो इसको टूरिस्ट प्लेस के रूप में घोषित करके इसका काफ़ी अच्छे तरीके से निर्माण कर सकते थे, किंतु झारखंड सरकार है इस पर फोकस कभी नहीं किया। एक तो हमारी झारखंड युवाओं को नौकरी देने से वो कतरा रहा है। कई हमारे छात्र हैं जो कई सालों से स्टडी कर रहे हैं लेकिन उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिला जिससे वो एग्ज़ाम को क्लियर कर सके। ओके, लेकिन प्यारे मित्रों, इस एग्ज़ाम जो निकलने जा रही है, आप उसको है अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है, 100% अपना एफर्ट डालना है। प्यारे मित्रों, आपके साथ जितना भी हो सके झारखंड की क्लासेस इतना बेहतर तरीके से मैं दूंगा ताकि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। ओके, और सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि हमारी क्लासेस अपने मित्रगण तक पहुंच सके। ओके, अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा क्वाइंस। क्वाइंस क्या होता है? देखिए, क्वाइंस एक ऐसा है, किसी की राजनीतिक, किसी की आर्थिक स्थिति की व्याख्या करता है। तो वही मैंने कहा कि देखिए क्वाइंस ये सभी इस क्षेत्र में होने वाले राजनीतिक व्यापारिक गतिविधियों का सूचक है। यदि मान लीजिए झारखंड के एक धनबाद स्थल है या रांची, कहीं पर भी हो सके यूरोप के एक क्वाइंस मिला, जिससे आइडिया लगा सकते हैं कि यूरोप के लोग यहाँ पर व्यापार करने आए होंगे या यहाँ के लोग यूरोप गए होंगे व्यापार करने के लिए। ये आने जाने का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वो जारी रहा होगा, तभी नहीं यहाँ पर क्वाइंस मिलते हैं। तो क्वाइंस से, और यदि आपका गोल्ड का क्वाइंस है तो हम सभी क्या बोलेंगे, यानी उस टाइम पीरियड में झारखंड में यानी इस सेक्टर में काफ़ी अत्यधिक आर्थिक गतिविधियां होती थी और यहाँ के लोग काफ़ी रिच थे, यानी इकोनॉमिकल कंडीशन क्या था, काफ़ी अच्छा था। इसी के कारण यहाँ गोल्ड कॉइन मिला। मान लीजिए हो सके जैसे सातवाहन काल में ये आपका शीशे का कॉइन्स मिला, जो वह शीशा की बात है, तो लोगों ने क्या आइडिया लगाया, यानी हो सके वहां पर आर्थिक स्थिति कमजोर था, इसीलिए मेटल के जगह पर वे लोग शीशे का प्रयोग करने लगे। लेकिन ऐसा आइडिया लगाया जाता है, आज जब सेकेंड लाइन में आप स्टडी करते हो तो ये शीशा था, ये रोम से मंगाया जाता था ताकि वो डिफरेंट अपने आप को दिखाते थे। इससे हमें मालूम चलता है वहां की आर्थिक गतिविधियां।
उसी प्रकार यहां पर स्टडी करते हो आप सभी, तो देखिए रांची से प्रथम और द्वितीय शताब्दी की बातें करते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी, यानी कुषाण कालीन सिक्के, कुषाण काल के सिक्के मिले। फिर आपका सिंहभूम से रोमन सम्राट के सिक्के मिले। ध्यान रखना, एक है आपका हो जाएगा रांची, रांची से आपको क्या मिलेगा, कुषाण कालीन सिक्का मिला, इसको एकदम याद कर लेना। ओके, कुषाण कालीन सिक्का हो गया। और नेक्स्ट आपका हो गया सिंहभूम, ये सिंहभूम हो गया। सिंहभूम से आपको क्या मिलेगा, रोमन सम्राट के सिक्के, ये रोमन सम्राट हो गया, रोमन सम्राट के सिक्के हो गए। तथा चाईबासा से इंडो सिथियन सिक्के मिले, और चाईबासा, ये चाईबासा से आपका मिल गया है इंडो सिथियन, ध्यान रखना इंडो सिथियन क्वाइंस मिला, इसको एकदम याद कर जाना प्यारे मित्रों। क्लियर, कुषाण कालीन सिक्का कहां से मिला, रांची। ओके, रोमन सम्राट, तो वही मैंने अभी जस्ट आपसे एग्जांपल दिया, तो रोमन सम्राट का सिक्का कहां मिला, सिंहभूम से मिला, और इंडो सिथियन का सिक्का मिला आपको चाईबासा से। क्लियर हो जाएगा ना। और इस प्रकार हमें आइडिया लगता है कि झारखंड के जो क्षेत्र में लोग रहते थे वो भी आपका व्यापार करते थे, ओके, बाहरी देशों से। अब नेक्स्ट टॉपिक हम सभी स्टडी करते हैं। अब साहित्यिक सोर्सेस, लिटरेचर सोर्सेस हम पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से ये लिटरेचर साहित्यिक सोर्स है, यानी कई बुक के माध्यम से झारखंड के कई अन्य अन्य नामों से जाना गया है, तो ध्यान रखना है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो हरिसेन के द्वारा लिखा गया है, ओके, वहां पर झारखंड को मुरुंड प्रदेश के नाम से जाना गया। उसी प्रकार यहां पर है अनेक अनेक नाम होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे कहूंगा मुरुंड, ये मुरुंड नाम मिलेगा वायु पुराण में, ओके, और समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, और यहां से प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखा गया है, हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। क्लियर, यहां भी होता है। तो प्रशस्ति के, प्रशस्ति का मतलब प्रशंसा करना, किसकी प्रशंसा करना है, तो समुद्रगुप्त की। किसके द्वारा लिखा गया है, हरिसेन के द्वारा लिखा गया। ओके, नेक्स्ट होता है पुंड्रू, पुंड्रू जो है अत्रेय ब्राह्मण में ये कहा गया झारखंड प्लेस को। फिर होता है विष्णु पुराण में हो गया मुंड हो गया, ओके, ये आपका हो गया मुंड हो गया। भगवत पुराण हो गया, और कौटिल्य के अर्थशास्त्र, ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, वही कौटिल्य की मैं बातें कर रहा हूं जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, वही कौटिल्य की मैं बातें कर रहा हूं जो तक्षशिला के गुरु थे, वही कौटिल्य की मैं बातें कर रहा हूं जो आज जो हम भारत देख रहे हैं, इसको भारत का यूनिफिकेशन है, एकीकरण हो गया, अखंड भारत बनाने का काम चाणक्य के द्वारा किया, यानी कौटिल्य का नाम हो गया चाणक्य हो गया और विष्णुगुप्त हो गया। तो उनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया अर्थशास्त्र में। तो अर्थशास्त्र में ध्यान रखना, इस अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से जाना गया, किक्कट प्रदेश के नाम से जाना गया। ओके, तो मैंने कहा अशोक के शिलालेख में एक आठवीं क्षेत्र का जिक्र किया गया है 13वें शिलालेख में। ओके, यहां हो जाएगा 13 शिलालेख हो जाएगा। फिर महाभारत, महाभारत कायम में, जैसे मैंने कहा महाभारत, अब आप लोग है खुद एक आंसर दीजिएगा, झारखंड की कौन सी मंदिर की चर्चा महाभारत काल में की गई है, उससे मालूम चलता है कि महाभारत टाइम पीरियड का वो बना हुआ है। उसका आंसर है, आप लोग जरूर है कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिएगा। ओके, देखिए सही में कितने लोग हैं सीरियस स्टडी कर रहे हो अपने लाइफ को, जीवन को सफल करने के लिए। ओके, तो अब महाभारत में इस क्षेत्र को कहा गया पुंडरीक देश, यानी पशुभूमि कहा गया। ओके, और नेक्स्ट फाहियान, फाहियान के बारे आप सभी जानते हो, ये चीन के बौद्ध यात्री थे। ओके, उन्होंने यहां पर है कुक्कुट कहा, और है टॉलमी के द्वारा टॉलमिना मुंडल कहा गया। ये टॉलमी, ये ध्यान रखना, ये टॉलमी की मैं बातें कर रहा हूं जो भारत आया था, यहां मूवमेंट किया था और भारत की ज्योग्राफिकल कंडीशन के बारे में उन्होंने डिफाइन किया था। वेनसांग की मैं बातें करूं, वेनसांग ने इस स्थल को कर्ण और सुवर्ण के नाम से जाना है, ये कीना सुफालाना। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को कलिंग देश के नाम से जाना गया है। और जो झारखंड है, देखिए 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिला, मैंने वहां पर जिक्र किया था 13वीं सेंचुरी के जो ताम्रपत्र है वहां पर आपको झारखंड का जिक्र किया गया है। ओके, अब होता है तारीख ए फिरोज शाही, ध्यान रखना है, तारीख ए फिरोज शाही हो गया
तारीख बंगला हो गया, सियार उत मुतखैरीन हो गया, अकबरनामा हो गया और कबीर और जायसी की रचनाओं में इस प्रदेश, इस एरिया को झारखंड कहा गया। जो वर्तमान में जिस एरिया की बातें मैं कर रहा हूं ये झारखंड है। तो झारखंड नाम का जिक्र किन किन पुस्तकों में और किन किन विद्वानों के द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा किया गया है, इसको जरूर याद कीजिएगा। ओके, तो झारखंड का नाम है 13th सेंचुरी के ताम्रपत्र अभिलेख हो गया, तारीख फिरोजशाही हो गया, तारीख बंगला हो गया, फिर सियार उत मुतखैरीन हो गया, अकबरनामा, कबीर और जायसी रचनाओं में इसकी जिक्र किया गया। फिर है आधुनिक काल में यानी ब्रिटिश सेक्टर के द्वारा इसे छोटा नागपुर क्षेत्र के नाम से जाना गया। और एक लास्ट का होता है खुखरा। खुखरा जो मुगल काल और तुजुकी और बाबरी, ध्यान रखिएगा, मुगल काल और तुजुकी और बाबरी में इस क्षेत्र को कहा क्या बोला गया, खुखरा यानी कुकरा के नाम से जाना गया। तो आप सभी इसको जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि इन सभी टॉपिक को आप स्टडी कर सको और याद कर सकिएगा, ध्यान रखना है। इसके बाद हम सभी एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार झारखंड के इतिहास की सोर्सेज आपका कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट टॉपिक आपका रहता है मेटल एज, धातु युग। झारखंड में जैसे मेटल एज के बारे में हम सभी स्टडी करते हैं, ओके, तो वहां पर जानकारी हो कि झारखंड में कहां कहां से धातु की जानकारी मिलती है। ओके, आज की क्लासेस में इतना तक रहने दे रहा हूं ताकि आप, हमने चाहते हैं कि आप छोटे छोटे शब्दों में छोटे छोटे पार्ट को लेकर आप स्टडी करते रहिए। ओके, और नेक्स्ट टॉक क्लासेस है मेटल एज। और ये ध्यान प्यारे मित्रों, सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब और अपना प्यार दीजिए जिससे मैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्लासेस लेकर आऊं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पर। और जो हमारी पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, आप देखिएगा प्ले स्टोर से दुबे IAS अकेडमी, वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने लिखा है पूरे झारखंड की कोर्सेज मात्र 499 में आपको अवेलेबल है और लैंग्वेज बोथ रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा, विथ आपको टेस्ट सीरीज के साथ। ओके, तो चलिए हम सभी आज की क्लास इतना तो स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। ओके, थैंक्स।